Welcome to Beginners to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ पे मिलेगी आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर लाइक मृणाल पटेल, रोमन सैनी एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस की। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी कॉस्ट वैसे तो 64,000 है, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद इसकी कॉस्ट आपको 57,600 रुपीज़ पड़ती है। और ध्यान रखिए ये 2 साल के लिए है, तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है 4 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर और जीएस पढ़ाने में। अब हम अपने कोर्स के ओवरव्यू की बात करते हैं कि जो हमारा कोर्स ओवरव्यू चल रहा है इसमें हम डेली करंट अफेयर और जीके को देखते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करते हैं हर एक क्वेश्चन की, और यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर रखने होते हैं अपने एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये किसके लिए बेनिफिशियल है। ये तभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, साथ साथ में जो भी अदर एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो आज हम करने जा रहे हैं 18 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 1-2 दिन पहले का करंट अफेयर पढ़ा है तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आसपास का करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में कि अगर कोई भी जगह है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, अगर वो न्यूज़ में रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और पहला क्वेश्चन यही बेसिक बनता है कि वो है कहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। चलिए, तो अगर आपको जैसे अगर वीडियो फॉरवर्ड करनी हो, ठीक है, तो आप वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे अगर आपको अपना टाइम बचाना हो तो। बट कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड का पूरा टाइम दे ताकि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। सो फर्स्ट का आंसर आपका आता है नेपाल। क्या है आंसर आपका? नेपाल। ठीक है, सो असल में क्या हुआ था, न्यूज़ देखते हैं कि नेपाल भारत मैत्री है, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि पशुपतिनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वापस से, कहाँ पे? काठमांडू में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी, इसलिए इसे पूछा गया। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं हम पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ठीक है, और यहाँ पे हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों के सेंटर्स मिलते हैं हमें। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी होती है तो उसे कौन उसको करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग कौन देता है? यूनेस्को। ठीक है, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये किस रिवर पे है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये बागमती रिवर पे ये टेम्पल है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा बागमती रिवर कहाँ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है 2-3 महीने से। ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से। तो अब आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है कि गालवन वैली कहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए और लफाड़ मत लगाइए। जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं, चीज़ को सोचें। ठीक है, आपको मैंने एक वो भी दे दिया है, थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दिया है, हिंट दे दिया है कि कहाँ पे है ये। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज बी। कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, तो चलिए, रिसेंटली यही न्यूज़ में आया कि 20 इंडियन सोल्जर्स की मौत हो गई। कहाँ पे? फेस ऑफ करते हुए गालवन वैली में। ठीक है, तो गालवन क्या है? इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे एक मिनट, स्काई चिन्ह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ठीक है, तो इसके कारण सारी दिक्कतें यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंडिया और चाइना के बीच में कई सालों से गोली नहीं चली है आपस में, कई डेकेड से, बट हाथापाई होती रहती है दोनों के सोल्जर्स के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा गालवन, ये काराकोरम रेंज है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है काराकोरम रेंज के लेफ्ट में है कि राइट में है, किस साइड है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्थ में, साउथ में, सॉरी। ठीक है, तो ये देखिए दौलत बेग है, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, ये अक्साई चिन्ह है आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये पेंगोंग लेक है। तो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। ये रहा लद्दाख, आपका लद्दाख रीजन में सब कुछ। ठीक है, ये चौसौल भी है। ठीक है, फिर ये एक पास भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो गालवन रिवर जो है, ठीक है, अक्साई चिन्ह से पास करती है। ठीक है, लद्दाख के रीजन से। ठीक है, और काराकोरम रेंज के आसपास से निकलती है। ठीक है, और ये ज्वाइन करती है शोक रिवर को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसे ज्वाइन करती है? शोक रिवर को ज्वाइन करती है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की। तो
तो ये इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम डिस्कशन कर दे रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दवाई नाम में है, ठीक है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। किस तरीके की दवा है, कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है ये, ठीक है। और इससे पिछले क्लास जो हमने की है, ठीक है, उसमें भी हमने इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की हैं। तो कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने की। और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दवाइयों के बारे में कि वो दवाई है क्या, ठीक है, और कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो चलिए, थर्ड का करेक्ट आंसर है आपका, ये है आपकी स्टेरॉइड ड्रग, ठीक है। एंटीवायरल नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, मलेरियल नहीं है। तो ये देखिए, तो अभी WHO ने ये कहा है अपने रिकवरी ट्रायल में, ठीक है। तो हमें पता है ये रिकवरी ट्रायल कहाँ पे करा रहा है, UK में करा रहा है, ठीक है। कि ये जो दवाई है ये आपकी क्या है, काम आ सकती है पेशेंट्स के लिए जो भी कोविड से पीड़ित हैं, ठीक है। और ये चीपर ऑप्शन है, ध्यान ये भी रखना है, ये चीपर ऑप्शन है, ठीक है। चलो, तो UK में जो हो रहा है आपका रिकवरी ट्रायल, कौन करा रहा है, WHO करा रहा है। तो क्या है, ये जेनेरिक स्टेरॉइड है, बहुत सस्ती दवाई होती है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, फिर से दवाई से रिलेटेड। ये दवाई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, इंडिया इसका मास प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने की। और इस तरीके के क्वेश्चन सिंगल वन लाइनर फॉर्म में भी आ सकता है, और आपको ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए बहुत सारी, ठीक है। चलिए, सो स्टेरॉइड है, एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी मलेरियल है, किस तरीके की ये ड्रग है। तो बंधु लोगों, ये एक मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया में इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और कोविड के इस्तेमाल को लेके, इसमें कोविड के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कई जगह पे, ठीक है। आपके डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इसे लगातार ले रहे थे, ठीक है। बट WHO ने इसे कहा कि ये दवाई अच्छी नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। सॉलिडेटरी ट्रायल जो WHO का चल रहा है उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल किया गया। तो करेक्ट आंसर इज योर डी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट वापस एक जगह न्यूज़ में है, लोनर लेक। तो आपको ये बताना है कि ये लेक कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ठीक है। अब देखिए, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैंने बना के दिया है, इससे आप सीधा सीधा लिंक कर सकते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है ज्योग्राफी स्टैटिक से लिंक हो जाता है ये, बट ऐसा नहीं मतलब है कि इसका ये वन लाइनर टाइप ही पूछेगा। इससे किसी तरीके के बहुत सारे लाइनर्स या फिर बहुत बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसे भी हम देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, टाइम आपका अप हो गया है। तो लोनर लेक कहाँ पे आपकी, महाराष्ट्र में है, ठीक है। सो द डी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, ये जो लेक है ये पूरी क्या हो गई है, पिंक होती जा रही है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो उसमें नासा के एक एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, ग्लास फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ फाइंडिंग यहाँ पे समझ में सामने आ रही है। और इसमें एक बात कही गई कि लोनर किन्ही रोड, इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके आजू बाजू, उसके कारण भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि जो मटेरियल्स चाहिए इसके लिए, ठीक है, वो इस रोड की वजह से मिल जा रहे हैं इसे, इस ग्लास फॉर्मेशन की वजह से। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीज़ कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन होती है मून पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लोनर लेक के बारे में। ये कार्टर है, ठीक है। ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई एस्ट्रॉयड गिरे और एक ज़मीन पे गड्ढा हो जाए तो उसे कहते हैं कार्टर, ठीक है। जियो हेरिटेज साइट है, महाराष्ट्र में है। और कब हुआ था, प्लेस्टोसीन एपॉक के टाइम ये जो घटना हुई थी, ठीक है। कहाँ पे है, डेक्कन प्लेटू में है, ठीक है। वॉल्केनिक कार्टर है, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ और भी चीज़ें कही गई हैं कि सैलिनिटी की वजह से हो सकता है, एल्गी की प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है 1 मीटर से नीचे अगर चले जाते हैं आप लेक में। और ईरान में भी एक ऐसी ही लेक है जहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन देखने को मिलती है, वो रेडिश कलर की हो जाती है, किसकी वजह से, सैलिनिटी की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास फिर से क्वेश्चन सामने आता है। अब ये क्वेश्चंस एकदम छिपे छिपे होते हैं, बट ये जब सामने आते हैं तो अगर आपने करंट अफेयर में इसे पढ़ा होता है तो ही आप कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है, ठीक है, बट ये छिपी हुई तरीके से न्यूज़ थी, ठीक है। मतलब एकदम मेन न्यूज़ नहीं, बट न्यूज़ के अंदर का एक पॉइंट था। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आपका टाइमर अप हो रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्या है जो नॉर्म्स है। इसमें पूछा यह गया है कि नॉर्म्स जो है वो इंडिया का कमिटमेंट है किसके लिए, ठीक है। WHO के लिए, WTO के लिए, IMF के लिए और
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। ठीक है, अब ये सब क्यों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसे हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, बट पहले आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, और परेशान कर सकता है क्योंकि ऐसे पॉइंट्स स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा ये कि नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, उनकी सीट कितने साल के लिए रहती है। ठीक है, तो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो करेक्ट आंसर है ए, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इसी में वो कितने साल के लिए, 2021-22 के लिए चुना गया है। तो यही पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कितने साल के लिए चुना जाता है, 2 ईयर के लिए नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए चुना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि क्या इंडिया पहली बार ऐसा मेंबर चुना गया है नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का। नहीं, इससे पहले 8 बार ये चुना जा चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी में सामने निकल के आते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है, थर्ड टाइम ऐसा होने जा रहा है, 5th टाइम नहीं है, 8th टाइम है। तो अब बात करते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स है, इनका इलेक्शन होता कैसे है। ये हर साल होता है, 5 मेंबर्स का होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब 10 में से 5 मेंबर्स का इलेक्शन होगा, 5 का नहीं होगा। ठीक है, और इन 10 सीट्स को बांटा गया है अलग अलग एरिया के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इनका जो इलेक्शन होता है वो इवन नंबर ईयर्स और ऑड नंबर के हिसाब से होता है। इवन नंबर में कुछ कंट्रीज़ को दे दिया गया और ऑड नंबर में कुछ कंट्रीज़ को दे दिया गया, जो तो जैसा साल रहता है उस हिसाब से उन कंट्रीज़ का इलेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन में कैसे होता है, ये 2/3 वोटिंग चाहिए होती है। ठीक है, मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग की। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है इसमें पास करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को ये बनाए रखने के लिए काम करती है। 15 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, जो सभी को पता है। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास होती है वीटो पावर। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और जो प्रेसिडेंसी होती है वो मंथली रोटेट होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा तो मंथली के बदले ईयरली डाल देगा। ठीक है, तब ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत कर देंगे, तो ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इंडिया लगातार इस पर डिमांड कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या किए जाएँ, रिफॉर्म्स किए जाएँ और इंडिया और अदर कंट्रीज़ को भी परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। क्योंकि अगर इन 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनमें से कोई भी एक इशू पे वीटो लगा देता है तो वो जो फैसला होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए, दावा क्यों मजबूत है इंडिया का। पहली बात तो ये है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है भाई। दूसरी बात है कि जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें सेकंड लार्जेस्ट जो फोर्स है वो इंडिया प्रोवाइड करता है और 7 बार पहले से ही हम मेंबर रह चुके हैं, G7 के मेंबर हैं, G4 के मेंबर हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए। ठीक है, बट इंडिया को मिल किस लिए नहीं पा रही, चाइना के कारण, क्योंकि चाइना उसे ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए है ये करंट अफेयर का। ठीक है, बट ये सीधा सीधा लिंक करता है आपका ज्योग्राफी से भी। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी में अगर लेके जाओ तो जीके है, बट अगर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो करंट अफेयर हो गया। ठीक है, तो दोनों को साथ लेके चलना ही हमारे इस इनिशिएटिव का यहाँ पे काम है कि हम दोनों को साथ लेके चलें और दोनों चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ कि आज के दिन में 2-3 दिन में क्या कैसे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए देखते हैं कि पहली चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है, आपसे जब भी पूछा जाए कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, यूपीएससी क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछ ही रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो हुआ है, रिसेंटली हो रहा है इंडिया रीजन में, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सी इनकरेक्ट है। तो इसमें ये पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि पिछले कुछ डेकेड में क्या हुआ है, जो ड्राई स्पेल्स हैं मानसून के टाइम में वो बढ़ गए हैं। मतलब बारिश एक झटके में हुई, फिर लंबा सूखा पीरियड है, फिर बारिश एक झटके में हुई, इसी को कहते हैं ड्राई स्पेल। ठीक है, तो ये बढ़ गए हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, सही हो गई। और सेकंड स्टेटमेंट जो है, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है जो इंटेंसिटी है वेट स्पेल्स की वो इंक्रीज कर गई है ओवरऑल कंट्री में। ठीक है, और बट जो सेंट्रल इंडिया जो है वो लेस रेनफॉल रिसीव कर रहा है।
तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत स्टेटमेंट है, तो आपको इनकरेक्ट बतानी है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। तो यही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंक्रीज हो गई है फ्रीक्वेंसी किसकी, ड्राई स्पेल्स की, इंटेंसिटी वेट स्पेल की इंक्रीज हुई है, और जो आपका सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब 9th क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड का टाइम है, कम से कम आप क्वेश्चन पढ़ लें और सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लें, इतना ही बहुत होगा 30 सेकंड में। तो चलिए कोशिश करते रहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें हम देखेंगे और भी किस तरीके के क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न में निकाले जा सकते हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए आज टाइमर आपका ख़त्म होता है इस क्वेश्चन के लिए। तो पहली चीज़ ये आती है कि फर्स्ट असेसमेंट हुआ है क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन का, जिसे कराया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। देखिए अगर ये इसी को ही स्टेटमेंट में डाल के इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर दे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती। तो इस तरीके से आपको पॉइंटर्स ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया फर्स्ट एवर है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा था तो ये पहले ही हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भाई सही है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि वर्स्ट ये सिनेरियो जो होता है उसमें हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे RCP को 8.5 को। ठीक है, और जिससे हम क्या पता करते हैं, इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेडिएटिव फोर्सिंग को कैलकुलेट करते हैं। रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब होता है कितना इंसोलेशन आ रहा है सन से और कितना बाहर जा रहा है, दोनों को माइनस कर दो तो उसे कहते हैं क्या, रेडिएटिव फोर्सिंग। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है, वही इस चीज़ को यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट आंसर इज योर डी, सारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो वही यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी न्यूज़ इससे रिलेटेड थी। तो अभी हम आगे उस न्यूज़ को भी देखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये सारी न्यूज़ आपके सामने थी, इसमें पूरी की पूरी हम लोगों ने किया कि भाई इस तरीके से सारी स्टेटमेंट पहले ही मैंने आपको दे दी है। ठीक है, और इसके बाद IPPC जो है क्या करती है, पूरी स्टडीज़ जो करती है उसने ये बात सामने रखी है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये पॉइंट आ रहा है जो बहुत बार देखने को नहीं मिला है, कभी भी नया नया देखने को आ रहा है, RCP 8.5। ठीक है, तो इसे भी हम समझेंगे कि RCP 8.5 क्या होता है। तो वही सामने आ गया, रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे क्या कैलकुलेट करता है। चलिए, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा अभी 1-2 दिन में अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। और जस्ट अभी पिछली स्लाइड में भी हमने इसे डिस्कस किया है। तो कोशिश कीजिए सही जवाब देने के लिए। और इस तरीके से कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको बना के दिए जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रेडिएटिव फोर्सिंग होगा, रिफ्रैक्टिंग फोर्सिंग होगा, रिएक्शन फोर्सिंग होगा या रैंडम फोर्सिंग होगा। ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर इज ए, क्या है, रेडिएटिव फोर्सिंग। अभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन पाथवे ये क्या कैलकुलेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, कितना इंसुलेशन आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके बीच का जो बचता है उसे ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये बढ़ता जाता है। अब बात ध्यान रखिएगा, ये कंसंट्रेशन बढ़ने की बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की, ध्यान रखिएगा ये नहीं बात कर रहा उनके एमिशन की। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए तो RCP के बारे में अब हम पूरी तरीके से पढ़ते हैं। क्या पता करता है, देखिए कंसंट्रेशन नॉट एमिशन। कौन इसे यूज़ करता है, IPCC इसे यूज़ करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन का वॉल्यूम देख के, और जिससे वो निकालता है रेडिएटिव फोर्सिंग, जो शेयर्ड सोशो इकोनॉमिक पाथवे आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें देखिए CO2 देख रहा है और ईयर वाइज देख ले रहा है, और साथ में यहाँ पे वैल्यू निकलती जा रही है। तो ये वैल्यू देख रहे होंगे आप, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए तो वही वापस बात है, एंथ्रोपोजेनिक तरीके से जो ह्यूमंस बढ़ा रहे हैं उसके कारण ये हो रहा है। ध्यान रखिएगा इसमें कार्बन साइकिल को नहीं कैलकुलेट करता IPPC। ठीक है, केवल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का ही देखता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट सारे आ गए हैं सामने। और एक पॉइंट और यहाँ पे RCP से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर RCP से ही रिलेटेड आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, जो हम 1-2 दिन बाद पूछेंगे ही, ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए, की पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वापस एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रिसेंटली ही न्यूज़ में था, ठीक है,
कि ये रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है। देखिए अब ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं ये सब आप कहीं पे भी स्टैटिक में याद नहीं करते हैं, बट ये करंट अफेयर में न्यूज़ में होता है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो इसे आप ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हैं, आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो और करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट आपका कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज बी, आसाम में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो वहाँ पे ये बात पूरी की पूरी कही गई है, इसके बारे में देख सकते हैं कि ये रहा ये रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा यह है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को बचाने के लिए एक तरीके से अब अर्बन जंगल का काम ये कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वापस क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली ये भी न्यूज़ में ही था। आपको बताना है जूनोसिस क्या है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट को कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि सिंपल ना रहे। एकदम सिंपल रहती है तो एकदम आराम से स्टूडेंट कर लेते हैं, बट कन्फ्यूजन होता है जब एग्जाम में आप बैठते हैं और सेम ही स्टेटमेंट एक जैसी लगने वाली 4 स्टेटमेंट जब सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि आपका बेस मजबूत बने, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ, उन्हें सॉल्व करने का, और उसमें से क्या निकालना है पॉइंट्स आपको ये ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या होता है ये, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप सही से देखेंगे, देखिए डिसीज़ और इन्फेक्शन जो नेचुरली तरीके से, देखिए यहाँ पे नेचुरली है, यहाँ पे देखिए अगर आप नेचुरली देख रहे हैं ये सही है, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा आर्टिफिशली, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिफिशली, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे है वर्टिब्रेट से ह्यूमंस में, ना कि ह्यूमन से वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। तो जूनोसिस क्या है ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए जब ज़मीन ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो बहुत सारा अब क्या हो रहा है, जानवरों के पास ज़मीन कम पड़ रही है उन्हें रहने के लिए। तो इसके कारण ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन अब ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसके कारण ये सब सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वही पूरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि पूरा पहले से ही डिस्कस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे करने की कोशिश कीजिए। थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इसकी थीम क्या है ये आपको बतानी है। अब देखिए थीम जो यहाँ पे दी है ये कन्फ्यूजन टाइप की दी हुई है, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। ये सब रिसेंट करंट अफेयर की न्यूज़ है, तो अगर आपने करंट अफेयर ढंग से पढ़ा है और इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे जा रही है। सो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। चलिए फूड, फीड एंड फाइबर, सो कब बनाया जाता है डेजर्टिफिकेशन डे? 17 जून को बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे डेजर्टिफिकेशन में लोगों को बताया जाता है कि इसके क्या क्या नुकसान है, ठीक है। इसकी थीम है ये रही, फूड, फीड, फाइबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन इस साल के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी समिट 2019 में इंडिया में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ये एक लीगली बाइंडिंग है, 1994 में ट्रीटी साइन हुई थी, और जो गोल 15 है 2030 एजेंडा का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें डेजर्टिफिकेशन की बात की गई है, लैंड डिग्रेडेशन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डेजर्टिफिकेशन से ही रिलेटेड, कि कब बनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है। जस्ट हमने पिछली स्लाइड में ही इसको किया है। तो करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से कंफ्यूजन से क्वेश्चन आपके बना के देंगे आपके सामने, जून, जुलाई, अगस्त, 17 17 17, ठीक है। 17 पे है खतरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कब ये होता है, जून 17 को, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए, जून 17। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पे वापस आ गया। 1994 में आया था, लीगली बाइंडिंग है, इंडिया ने साइन कर रखा है। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंट्री से साइन कर देती है तो इसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे उस कंट्री को मानने पड़ेंगे, ठीक है, अपनाने पड़ेंगे। रियो एजेंडा में 21 जो हैं, रियो एजेंडा जो 21 हैं, ठीक है। जब ये आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो रियो एजेंडास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एजेंडा 21 जो है उसमें इसे साफ पूरी तरीके से शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा ये एकमात्र कन्वेंशन है जो डेजर्टिफिकेशन से डील करता है। चलिए अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इसमें हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसे बस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सोशल वैक्सीन क्या होती है? देखिए कोई भी बीमारी अगर फैली हुई है और लोग कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उससे उस बीमारी को काउंटर करते हैं, तो उसे कहते हैं सोशल वैक्सीन।
ये असल में HIV के टाइम आया था, ठीक है। अब ये कोरोना के टाइम पे भी आया है, कोविड के टाइम पे भी आया है। जैसे आप लोग मास्क पहन रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो दिस इज़ योर सोशल वैक्सीन। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्स मेजॉर क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है, देखिए रिसेंटली अभी न्यूज़ में ये इसलिए था कि देखिए बहुत सारी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉय जो उनके यहाँ पे जो काम करते हैं उन्हें सैलरी देने से मना कर रहे थे, ठीक है। कि ये एकदम कहते हैं कि ये कोई मतलब भगवान के द्वारा की गई चीज़ है, ठीक है। जैसे भूकंप आया है या कुछ भी आया है, उसके कारण ये है। तो ऐसे किसी भी इवेंट को कहते हैं, देखिए द इवेंट और इफेक्ट दैट कैन नॉट नाइदर बी एंटिसिपेटेड और कंट्रोल। मतलब ये हमारे कंट्रोल के बाहर था, इसलिए हम एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो ये बस आपको वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि गॉड की वजह से, वॉर की वजह से, टेररिज्म की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। तो उन्होंने कहा कोविड भी ऐसा ही है। ये कौन कह रहा है? बिजनेस कह रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। बट कोर्ट ने कहा ये ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं इंडिया के, जो इंडिया ने कमिट किए हैं, ठीक है, तो वो क्या है? उसमें इंडिया ने क्या कमिट किया है कि मैं क्या टारगेट अचीव करूंगा, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। और हम इसमें यह देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछा जा सकता है। तो चलिए टाइमर अप हो गया। तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज योर सी। 33% जो है जियोग्राफिकल एरिया जो है उसे हम फॉरेस्ट कवर के अंडर लेके आएंगे। 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन का हम क्या करेंगे? CO2 स्टोरेज बनाएंगे। कहाँ पे? अपने फॉरेस्ट में, बाय 2030। तो बस यही 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें वो चेंज करेगा। 33 को चेंज करेगा, 2.5 को चेंज करेगा और 2030 को चेंज करेगा, या फिर CO2 को चेंज करेगा। तो सारी स्टेटमेंट में बस उनकी वैल्यूज़ को बदल दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया का है, क्या की पॉइंट्स ध्यान रखने? 33%, 2.5 बिलियन, 3 बिलियन, CO2 और 2030। इसको 2030 के बदले वो 2050 लिख के दे दे तो भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका है सी। चलिए नेक्स्ट ये आपके पास फिर से क्वेश्चन आता है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ABCD आपके पास ऑप्शन है, और आप देखेंगे ऑप्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, UN, सारे जितने ऑप्शन दिए हैं सब कुछ ना कुछ ट्रेड से रिलेटेड काम करते ही हैं, ठीक है। तब ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला बन जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से पता ही होना चाहिए, 100% श्योर होना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। चलिए तो 16th का करेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है। चलिए ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और इसमें हम क्या पता करते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 9th है, ठीक है। अब UNCTAD के बारे में बात करते हैं। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब ये और 3 रिपोर्ट निकालता है। ये 3 रिपोर्ट आपके सामने लिखी हुई हैं। डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी निकालता है, ठीक है। अब ये 17th क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो हमने अभी डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, वो फैक्चुअल थे। बट ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे थ्योरी पोर्शन में आते हैं आपके ज्योग्राफी के और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के। तो इस तरीके से क्वेश्चन UPSC आपको बेसिकली पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम बिगिन करते हैं अपना एकदम छोटे से, मतलब सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप पूछते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आगे आ सकते हैं। और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे बड़े क्वेश्चन, ठीक है, जो पूरी तरीके से ढेर सारी स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप देखते हैं ये पहला पॉइंट जो है, जो भी बेसिक स्टूडेंट होगा, जिसने भी थोड़ी सी पढ़ाई की होगी, कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब है एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट। ये मतलब नहीं है इसका, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आपका सीधा सीधा आंसर देखिए, UPSC क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा। अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी आ गई बी, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्टिफिकेशन डज नॉट रेफर टू एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अच्छी लैंड है वो खराब हो जाए, उसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे गोल 15 जो है 2030 एजेंडास का, उसमें रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन की बात की गई है, ठीक है।
सो स्टूडेंट, दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो, ठीक है। और ये है मेरा चैनल रिलैक्सन स्टडी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF, और अगर किसी तरीके की और भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। और ये मेरा कोड है आलोक YT, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पाने के लिए। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।